फ्रेंड्स, मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैचियस। आज मैं चर्चा करने वाला हूं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, बच्चों के बहुत ही प्रिय चाचा जिनको कहा जाता है, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इनके विषय में कभी इनके पक्ष में तो कभी इनके विपक्ष में बातें आती रहती हैं। मैं आज किसी के पक्ष या किसी के विपक्ष की बात नहीं करूंगा। मैं न बात करूंगा इस पार की, न बात करूंगा उस पार की, सिर्फ बात करूंगा तो नेहरू के विचार की। क्योंकि मित्रों, किसी का पर्सनल अपने हिसाब से किसी के बारे में कुछ कह देना मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं होता है। उसके बारे में एनालिसिस करना चाहिए। और जैसा कि देखा जाता है कि नेहरू जी भी देश के लिए 1916 से लेकर के और 1964 तक देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। एक अच्छे खानदान से होते हुए भी जेल जाते हैं, देश के लिए कुर्बानी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं नेहरू जी ने बहुत कुछ दिया है देश को। और कुछ कमियां हर इंसान में होती हैं, वो मैं मान लेता हूं कि रही होंगी। मैं इनके जीवन पे कुछ टिप्पणी करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 को ये जो तत्कालीन प्रयागराज है आपका उत्तर प्रदेश जिले का, उत्तर प्रदेश राज्य का जो जिला प्रयागराज है, उसमें इनका जन्म हुआ था। और वहाँ जन्म इनका हुआ। और सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चूँकि इसका वजह भी है कि इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। और कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी, उधर नहीं जाते हैं, फिर बाद में चर्चा करेंगे। तो ये क्या था कि बच्चों की वजह से ही इनको चाचा नेहरू कहा जाता है और इनके जन्मदिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं इनके जो पिताजी थे वो एक बैरिस्टर थे, और बैरिस्टर के साथ साथ एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, जो चाहते तो अंग्रेजों के साथ साठगांठ बैठा करके अपना अच्छा खासा बिजनेस या कुछ भी चलाते रहते और उनका कुछ नहीं होता, उनका वर्चस्व बना रहा। लेकिन देश के लिए इन्होंने वो ठाट बाट छोड़ दी और सामान्य खादी कुर्ते और धोती पे आ गए और सामान्य रूप से सामान्य जिंदगी व्यतीत करने लगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इनके दो बहनें भी थी। चूँकि ये 3 संतानों में बड़े थे, 2 बहनें थी। जो इनकी बहन थी विजय लक्ष्मी और कृष्णा हठी सिंह जी। ये क्या था कि विजय लक्ष्मी तो राजनीति में थी, लेकिन कृष्णा हठी क्या थी, वो लेखिका बनी। और ये इन्होंने अपने परिवार पे और बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, आपने देखा भी होगा। फिर मित्रों, होता क्या है कि अपनी पढ़ाई लिखाई प्रारंभ करते हैं। आगे बढ़ कर के ये भारत से विदेश में जाते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, इंग्लैंड से और जगहों से ये विदेश से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ से वकालत कर पढ़ाई कंप्लीट करके फिर पुनः भारत ये चले जाते हैं 1912 में और यहाँ वकालत प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन मित्रों, 1916 में इनकी कमला नेहरू के साथ जब शादी हो जाती है तो ये परिणय बंध में जब बंध जाते हैं तो पाणी ग्रहण जैसे ही होता है तो हर इंसान क्या होता है, एक सांसारिक जीवन में जुड़ जाता है और संसार के बारे में ज़्यादा सोचने लगता है। मित्रों, यही होता है कि 1916 में इनका जब विवाह हो जाता है तो ये सांसारिक जीवन जीने लगते हैं। और 1917 में होम लीग आंदोलन जब होता है तो वहाँ थोड़ा सा ये उससे प्रभावित होते हैं और वहाँ अपना कुछ योगदान देते हैं। लेकिन मित्रों, असली योगदान इनका भारत के लिए 1919 में प्रारंभ होता है, जब गांधी जी के संपर्क में ये आते हैं। असली दीक्षा उनको वहीं से मिलती है जब गांधी जी के संपर्क में आते हैं और गांधी जी से इनकी मुलाकात होती, गांधी जी से प्रभावित होते हैं। चूँकि असहयोग आंदोलन जो था इनका, गांधी जी का, वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका था मित्रों। और गांधी जी के साथ ये जुड़ जाते हैं 1919 में। और ये क्या करते हैं, चूँकि उसके पहले रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट का विरोध गांधी जी पुरजोर तरीके से कर रहे थे, तो इनके साथ होते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं मित्रों। और 1922 तक क्या होता, असहयोग आंदोलन चलता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि जो चौरा चौरी कांड हुआ था उसके कारण क्या किया गया, इसको रद्द किया गया था। और फिर आगे चल करके मित्रों ये क्या करते हैं, 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के ये अध्यक्ष चुने जाते हैं। लेकिन मित्रों क्या होता है कि अंग्रेजी जो हुकूमत थी, ब्रिटिशर्स थे, वो कहीं ना कहीं अपना हित ज़्यादा देखते थे, जिसके कारण इनको ये नहीं अच्छा लगा, सहज नहीं महसूस कर पाए कि मैं अंग्रेज़ों के साथ अच्छे से रह पाऊंगा और अपने देशवासियों की
व्यवस्था को देख पाऊंगा। इसलिए मित्रों ये क्या करते हैं 1926 में ये चीज़ कह करके अंग्रेज़ों का और मेरा सामंजस्य नहीं बन पा रहा है, मैं त्यागपत्र देता हूँ, और त्यागपत्र दे देते हैं। पुनः ये भारतीय राजनीति में अपना योगदान देने लगते हैं और भारत को आज़ाद कराने के लिए जो भी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही थी, उस समय जो क्रिया चल रही थी भारत में, जो भी लीग आंदोलन चल रहे थे, जो भी एक्टिविटीज़ चल रही थी, उनमें ये सहभागिता करने लगे। और मित्रों होता क्या, 1926 में त्यागपत्र देने के बाद 1926 से 28 के बीच ये कांग्रेस के महासचिव बने, और उसके बाद मित्रों 1919 में लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष ये रहे, और उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को ये लाहौर में स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और भारत का झंडा तिरंगा फहराते हैं, झंडा फहराते हैं कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। चूँकि इसके पहले आप सभी जानते हैं, मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ कि उसमें क्या था कि ये चाहते थे कि सिर्फ हमें कुछ अधिकार दिए जाए, लेकिन 26 जनवरी 1930 से ये बोले हमें कुछ अधिकार नहीं, चूँकि मेरा भारत है, मेरा देश है, तो मुझे सारे अधिकार मुझे चाहिए, चूँकि मैं स्वाधीनता दिवस मनाऊंगा और मैं स्वाधीन रहूँगा। मित्रों फिर आगे कहानी बढ़ती है, 1930 को ये झंडा दिवस मनाते हैं। 1935 में जब ये क्या होता है कि भारत शासन अधिनियम आता है भारत में और अंग्रेजों के द्वारा इसको थोप दिया जाता है, तो उस समय ये क्या करते हैं कि तुरंत भारत कांग्रेस में चुनाव होने लगता है, और चुनाव में ये चुनाव से तो बाहर रहते हैं, लेकिन चुनाव में पुरजोर तरीके से मेहनत करते हैं और कड़ी टक्कर देते हैं अंग्रेज़ों को, और हर जगह भारत के हर प्रांतों में अपने एक प्रतिनिधि तैयार करते हैं और उनको जीत दिलाते हैं। और फिर मित्रों होता क्या है कि 1936 और 37 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और ये अध्यक्ष बनते हैं। चल करके आगे जब 1942 आता है और भारत छोड़ो आंदोलन उस समय बहुत उग्र स्तर पे था, तो उस समय क्या होता है मित्रों, आप सभी जानते हैं 0 आवर ऑपरेशन जो चला था, उसमें शीर्ष सभी नेता जेल चले गए थे, उसमें नेहरू जी भी जेल गए, और 1945 में इनको जेल से रिहाई मिली। और 1945 में जब ये भारत पुनः बाहर आते हैं मित्रों, तो पुनः ये क्या करते हैं कि भारतीय राजनीति में अपने योगदान को देते रहते हैं। और 1947 में जब भारत को ये होता है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया जाएगा और भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके चंगुल से, उनके गुलामी की दास्ता से उनको दूर कर दिया जाएगा, भारत स्वतंत्र देश होगा, तो फिर होता क्या मित्रों, ये हुआ कि भारत में एक प्रधानमंत्री भी तो होना चाहिए। और उस समय प्रधानमंत्री के लिए जितने भी सदस्य थे वो वोटिंग किए, तो वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग तो सरदार पटेल की पक्ष में पड़ी, चूँकि सरदार पटेल उस समय जो जितने भी नेता थे सबके प्रिय चहेते नेता थे। और उसके बाद जो कृपलानी जी थे वो थे, उनको भी कृपलानी जी को भी कुछ मत पड़े, लेकिन नेहरू जी को कुछ भी मत नहीं पड़ा। नेहरू जी 0 थे, उसके बावजूद भी नेहरू जी पीएम कैसे बने मित्रों, चूँकि आप सभी जानते हैं कि नेहरू जी की जो पकड़ थी वो अंग्रेज़ों के साथ बहुत अच्छी थी, चूँकि वो अंग्रेज़ों के यहाँ से पढ़ के भी आए थे, और कुछ ऐसे थे हालात कि अंग्रेज़ों के साथ उनके अच्छे संबंध थे। और उस समय गांधी जी को ये लगा कि अगर हम नेहरू को ये पीएम नहीं बनाते हैं, तो नेहरू कहीं ना कहीं ऐसा न कर बैठे कि वो अंग्रेज़ों के साथ मिल जाए और हम लोग जो इतने वर्षों से भारत देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कि मेरी सारी लड़ाई विफल न हो जाए और हमारा सब किए कराए पे सारे सफलता पे पानी फिर जाए। इसीलिए वो क्या करते हैं कि सरदार जी से और कृपलानी जी से निवेदन करते हैं कि आप दोनों क्या करिए, अपने नाम को वापस ले लीजिए। और ये दोनों लोग, चूँकि आप सभी जानते हैं कि सरदार जी देश के लिए जी रहे थे, उन्हें किसी पद या किसी गरिमा की आवश्यकता नहीं थी, वो खुद इतने महान हो चुके थे कि वो बिना पद के भी पदधारी कहलाते थे, लौह पुरुष ऐसे ही सामान्य रूप से नहीं कहलाते थे। सरदार उनको उपाधि महिलाओं के द्वारा मिला था, चूँकि वो ऐसा कार्य किए थे। तो मित्रों क्या हुआ कि इस कारण जब वो दोनों अपने पद नाम को वापस ले लेते हैं, तो नेहरू जी वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं। और 1947 से लेकर के 1964 तक ये देश के स्वतंत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने रहते हैं। उसी के बीच 1955 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा जाता है। मित्रों कहा जाता है, कई जगहों पे ऐसा मिलता है, गूगल पे भी मिलता है, कई सारे यूट्यूब चैनलों में मिलता है कि नेहरू जी की बहुत सारी आलोचनाएँ भी मिलती हैं। बट ऐसा है कि आलोचना किसी व्यक्ति को अगर देखा जाए एक तरीके से 1916 से लेकर के
45 तक मैं मान लेता हूँ, तो 45 तक देश के लिए इन्होंने अपने जीवन का क्या है सर्वस्व निछावर कर दिया। जिस समय आप सभी सोचिए कि जब हमारी शादी होती है तो हम हनीमून के लिए देश विदेश जाते हैं, और क्या है कि ये 1916 में इनकी शादी होती है, 1916 में ये क्या होते हैं 1917 में हम लोग लीग आंदोलन में कूद पड़ते हैं। ऐसा करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता है मित्रों। आज मैं किसी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना पसंद करता हूँ, कि अपनी वाइफ के साथ कहीं मनाली और कुल्लू कहीं स्विट्जरलैंड जाना पसंद करता हूँ, लेकिन ये धनिक परिवार से होते हुए एक संभ्रांत व्यक्ति के बेटे होते हुए भी क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को घर पे छोड़ करके देश के लिए कुर्बानी के लिए चल पड़ते हैं। तो हम कहते हैं कुछ अगर कमियां रहती भी हैं तो किसी के अच्छाइयों को देखना चाहिए, बुराइयों को बहुत नहीं देखना चाहिए। ये राजनीति की बात होती है मित्रों, हम राजनेताओं की बात नहीं करते। राजनेता इनकी बुराई करें या अच्छाई करें हमसे मतलब नहीं है, लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते हम यही कहेंगे कि हमें सबकी अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, बुराइयाँ देखने की कोशिश कम से कम करनी चाहिए। चूँकि बुराई देखने वाला व्यक्ति, बुरा व्यक्ति ही बुराई देख सकता है। अच्छा व्यक्ति जो होता है उसको बुराई नहीं दिखती है, उसको सिर्फ अच्छाई दिखती है। हर इंसान के अच्छाइयाँ दिखती हैं। तो इसलिए मित्रों मेरा मानना जो है कि अगर देश के लिए इतने वर्षों तक इन्होंने बलिदान किया है तो निश्चित रूप से इनमें कुछ खूबियाँ जरूर रही होंगी। हाँ, ये होता है कि कहीं ना कहीं कुछ सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, और उसके बाद भी ये अपने देश के लिए किए। यहाँ तक है कि इनका चीन और पाकिस्तान के साथ जो संबंध ये बनाना चाहते थे उसमें विफल हुए, क्योंकि इनकी पंचसूत्री जो पंचशील सिद्धांत था वो भी असफल हुआ। उस समय ये चीन के साथ हाथ बढ़ाए अपने दोस्ती के लिए, लेकिन चीन ने धोखे से 1962 में इन पर क्या किया, आक्रमण किया, और उसमें भारत को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। तो मित्रों कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें देखिए, कहीं कहीं शीलता भी क्या होता है, अधिक सुधाऊ ते बड़दोसू, ज़्यादा अगर सीधा भी आप बनो तो आपके लिए वह नुकसानदायक ही होता है। तो इसलिए नेहरू जी ने कहीं ना कहीं सिधाई बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो देश के लिए सोचे कि सामंजस्य बैठा करके हम बना लेंगे। लेकिन देखो 60-60 समाचरित, जैसे आज के हमारे वजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या करते हैं, जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाते हैं। जैसे हमारे योगी जी का ये वक्तव्य भी है, जो जिस भाषा में समझेगा उसको हम उस भाषा में समझाएंगे। चूँकि हमारे योगी जी बहुत भाषाओं के ज्ञाता हैं। चूँकि देखिए क्या है, 60-60 समाचरित होना भी चाहिए। अगर 60 के 60 सत्ता नहीं करेंगे तो वो सुधरेगा नहीं। जैसे चीन हमारे साथ हरामजद्दी कर रहा था, तो उसको क्या करना चाहिए कि हमें उसका उस रूप मतलब उस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमारे साथ घात कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, कितने लाख सैनिकों हमारे गए थे, तो उन सैनिकों को अगर वो मार रहे हैं तो हमें चढ़ करके उसको भी मारना चाहिए। आज देखिए भारत के साथ जैसे पाकिस्तान की स्थिति देखिए, वो भी एक सुधरा हुआ देश लग रहा है। चीन भी एक सुधरा हुआ देश लग रहा है। क्यों? चूँकि भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं कि इसको कैसे समझाना है। और जैसे अभी रिसेंटली में आप देखें 10 से 11 जो आपका 9-10 तारीख को यहाँ पे ये G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें देखिए कितने जोशपूर्ण तरीके से भारत का स्वागत किया गया। समस्त देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो आए थे वो किस तरीके से भारत की प्रशंसा कर रहे थे। तो